Hello everyone, welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So, how are you all? I hope you all are doing good. Now your boards are coming, so you are prepared or not? Start preparing now if you have not started yet. You have only 1 month left. So keep on revising everything which you have done in the last 1 year. Read your NCERT, all the examples or all the in-text questions and all the NCERT main exercise. Okay, so in the last video, we started with the chapter electricity. So let us now continue with the same chapter electricity. Let me revise you what we have done in the last class. We discussed two formulas. First is I is equals to Q by T, and second formula delta W is equals to, work done, or you can say potential difference. Delta V is equals to W by Q. This is the formula of potential difference. Potential difference, you remember, suppose you have 2 points A and B and you have +1 coulomb of charge. So potential difference is the amount of work done in moving a charge from point A to point B. And to calculate this, we use the formula delta V it is the potential difference. Work done in moving a unit charge from point A to point B. So these were the two formulas which we have discussed in the last class, and from today we'll discuss with Ohm's law. We'll start with Ohm's law. अब आप सबको पता होगा ओम्स लॉ क्या होता है, आपने अब तक कभी पढ़ लिया होगा, सबको एक फॉर्मूला पता होगा ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू आई आर. लेकिन आज इसको समझते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर का मतलब क्या होता है. ये V क्या शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस. I शो करता है करंट एंड R शोज द रेजिस्टेंस. R रेजिस्टेंस को शो करता है और R जो होता है ये कांस्टेंट होता है क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. एंड व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन देन वी यूज R. सो R एक तरह से कांस्टेंट हो गया. अब देखो इसका मतलब समझते हैं. सपोज ये दो चार्जेस हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव. करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है. अब यहाँ पे मान लो I करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट का है. ठीक है, अब एक और सिनेरियो लेते हैं हम. यहाँ पे दो टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. अब हम इस करंट को 10 टाइम्स बढ़ा देंगे. अगर यहाँ पे हमने 10 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट लिया, करंट फिर से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा था, हमने वोल्टेज को 10 टाइम्स बढ़ा दिया है. तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा कि अगर हम वोल्टेज को 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी 10 टाइम्स इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, 10I. ये होता है ओम्स लॉ का मतलब. अगर हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो वहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है. अगर हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो 10I करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि हमने वोल्टेज को 10 टाइम्स बढ़ाया. और वोल्टेज को 10 टाइम्स बढ़ाने से हमें क्या पता चला, करंट भी 10 टाइम्स बढ़ा. तो इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही करंट बढ़ेगा. और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, R. R इज द रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट कन्वेंशनली इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. तो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट के मोशन को जो अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. जो कि अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे. ये होता है रेजिस्टर, ये होती है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है. रेजिस्टर हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट में करंट को डिक्रीज करने के लिए. ये होता है रेजिस्टर. सो दिस वाज अबाउट ओम्स लॉ. ये इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर. अब आपको पता चला होगा फॉर्मूला कैसे आया, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया. जब हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तब हमने देखा करंट भी उतनी ही तेजी से इंक्रीज होगा जितनी तेजी से हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे. जिस प्रोपोर्शन में हमने वोल्टेज इंक्रीज किया है उसी प्रोपोर्शन में हमें करंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला. दिस इज ओम्स लॉ, इसका फॉर्मूला है. अब देखो इस फॉर्मूले पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे. बहुत सिंपल होते हैं. आपको वोल्टेज गिवन होता है, रेजिस्टेंस गिवन होता है, करंट निकालना है. ये इनमें से कुछ भी दो चीज़ें गिवन होंगी, आपको कुछ भी एक फाइंड आउट करना होगा. नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन दिस टॉपिक Ohm's law. Let's read in your NCERT.
So is there a relation between potential difference across a current and the conductor and the current flowing through the conductor? Yes, there is a relation, that they are directly proportional. If we increase the potential difference, then current will also increase in the same proportion. Now एक और पॉइंट है इसमें कि जो ओम्स लॉ होता है ना, ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड होता है. किसके लिए वैलिड होता है? ओमिक कंडक्टर्स. क्या ओम्स लॉ इंसुलेटर्स के लिए या सेमीकंडक्टर्स के लिए वैलिड होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि इंसुलेटर्स तो करंट को फ्लो ही नहीं कराते. क्यों नहीं होता इंसुलेटर्स में करंट फ्लो? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. कंडक्टर्स में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड व्हाई डू वी नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, और उसके ऑपोजिट कौन फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा. तो इंसुलेटर्स में तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते. तो ये ओम्स लॉ जो होता है ये वैलिड होता है ओमिक कंडक्टर्स के लिए. जैसे कि दो बेस्ट आपको पता होंगे कंडक्टर्स, सिल्वर एंड कॉपर. बट वी मोस्टली यूज कॉपर बिकॉज इट इज चीप. नाउ दिस इज अ ग्राफ इन योर बुक which shows the relation between current and potential difference. This is the current, this is the potential difference. Now this is the graph of Ohm's law. V is directly proportional to I. देखो अगर I की वैल्यू 10 एम्पियर है तो वोल्टेज की वैल्यू भी 10 वोल्ट होगी. नाउ अगर I की वैल्यू 20 एम्पियर है तो वोल्टेज की वैल्यू भी 20 होगी. तो ऐसे बनाते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस. क्योंकि ये कांस्टेंट था तो ये होता है ओम्स लॉ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. जिस प्रोपोर्शन में हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उसी प्रोपोर्शन में हमारा करंट भी इंक्रीज होगा. तो ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, आपकी बुक में लिखा है जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने फाइंड किया था रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड potential difference flowing through the wire. The potential difference V across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided the temperature remains the same. देखो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर सेम रहेगा. इसमें टेम्परेचर का रोल है बहुत बड़ा. टेम्परेचर सेम रहना चाहिए. अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तब ये वैलिड नहीं होगा. अगर टेम्परेचर सेम है तभी ये वैलिड होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इट डाउन, हाईलाइट इट इन योर बुक. इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी. जहाँ पे आपका ये ग्राफ बना हुआ है उसके साइड वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन्स द सेम एंड दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. V इज इक्वल्स टू आई आर. आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी वायर के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर. टेम्परेचर का रूल है इसमें याद रखना है. जो रेजिस्टेंस होगा वो हर वायर के लिए सेम रहता है. अगर आपके पास कॉपर की वायर है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ. एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट. व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट होती है इसकी ओम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. ये होता है. अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 ओम की वैल्यू क्या होगी तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, V बाय I. एक और टर्मिनल है इसमें, एक और टर्म है रियोस्टैट. यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. दिस वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ. नाउ कमिंग टू रियोस्टैट. रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स क्या हम उससे रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं? चलो एनसीईआरटी में रीड करते हैं दिस पैराग्राफ. कमिंग टू दिस पेज एंड दिस पैराग्राफ. It is obvious from equation, which equation? V is equals to IR. It is obvious from the equation that current through a resistor is inversely proportional to its resistance. Current जो है वो inversely proportional होगा. V upon I is equals to R. So 1 by I is equals to R. That means current and resistors are, resistance is inversely proportional to each other. अगर हम resistance बढ़ाएंगे तो current कम होगा. क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टर का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना, मोशन को अपोज करना. तो अगर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई है तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी. इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ. अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ होगा. यही मीनिंग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये एक ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास. सपोज कोई भी सर्किट है, अगर हमें उसमें करंट डिक्रीज करना है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं.
और अगर हमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं. A component used to regulate current without changing the voltage source is known as variable resistance. ये तो था रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस तो वोल्टेज से भी रिलेटेड है ना. अब एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट. वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट, इसका काम क्या होता है? ये करंट की वैल्यू को चेंज करेगा लेकिन बिना वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करे, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज. विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज इट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज. So this is an important point to note it down. Variable resistance or rheostat used to regulate the current without changing the voltage. And it is often used to change the resistance in the circuit. We will now study about electrical resistance of a conductor. ये एक्टिविटी है, इसमें आपको बस ये बता हुआ है कैसे कंडक्ट करता है. अब वेरिएबल रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट था, रेगुलेट करता है करंट के फ्लो को विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज. क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये तो इससे भी रिलेटेड है ना, क्योंकि करंट और potential difference they are related directly proportional to each other. Now if you decrease the resistance current will get half. If current will get half voltage will also get half. तो यहाँ पे voltage भी change हो रही थी. लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें voltage change नहीं करनी लेकिन सर्किट में सिर्फ current की वैल्यू को चेंज करना है तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, यस, अब इस एक्टिविटी को समझते हैं. इसमें क्या बोला था? इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट. आपके घर में बहुत सारे गैजेट्स होंगे, सब में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो सबके लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट है. करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स. व्हाई डू दे डिफर? सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल अदर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा. तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का इजी फ्लो कराते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत डिफिकल्ट होता है. जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिफिकल्ट होगा उसमें करंट की वैल्यू कम होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी होगा उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. अगर एक कंडक्टर है आपके पास, उसमें आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे. उनमें से सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ये भी रिस्ट्रेन हो जाता है, आपस में ये अट्रैक्शन करने लगते हैं. कुछ एटम्स होते हैं उनके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का. कंडक्टर्स में भी बहुत स्मूथ फ्लो नहीं होता, उनमें भी इनका कुछ जो फ्लो होता है वो रिस्ट्रेन होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. और ये किससे रिस्ट्रेन होता है? ये आपस में ही कोलाइड करते हैं, कुछ एटम्स होते हैं उनसे इंटरैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उस वजह से इनका जो फ्लो होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता. बट हाँ, इंसुलेटर्स से और सेमीकंडक्टर से अच्छा फ्लो होता है कंडक्टर्स में. बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसमें 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे. कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो भी पैसेज स्मूथ नहीं होता, उनमें भी कुछ रिस्ट्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस एज गुड कंडक्टर. जो कम रेजिस्टेंस देगा वो अच्छा कंडक्टर होगा, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो बैड कंडक्टर होगा. अ कंडक्टर हैविंग सेम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर. A component of identical size that offers a higher resistance उसको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर. और इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत कम होते हैं जो मूव कर सकते हैं. तो ये था डिफरेंस कंडक्टर और इंसुलेटर का. बस एक ही मेन डिफरेंस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत बेकार होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते इजीली. सारे नहीं करेंगे, ये पॉइंट याद रखना है. कंडक्टर्स में भी सारे नहीं करेंगे. अब कंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर. जिसमें और अच्छा फ्लो होता है उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रेनमेंट होती है उसको हम बैड कंडक्टर बोलते हैं. इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करते इंसुलेटर्स में ना. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. इसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा रेजिस्टिविटी का भी, लेकिन रेजिस्टेंस भी
कि बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 3-4 फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. लेट्स रीड इन योर बुक दिस पेज एंड दिस पैराग्राफ. So it is observed that emitter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled. Emitter क्या होता है? Emitter is an instrument which is used to measure current. Emitter का काम होता है करंट को मेजर करना. अब ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसकी हमें कंक्लूजन पढ़ना है क्या था. इन्होंने बोला कि अगर हमने एमीटर की रीडिंग को डिक्रीज किया 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल. अगर ये एक वायर है, इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, तो लेंथ को डबल करने से एमीटर की रीडिंग हाफ हो गई. इसका मतलब करंट की वैल्यू हाफ हो गई ना, करंट की वैल्यू हाफ हो गई अगर हमने लेंथ को डबल किया. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट. अगर ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है थोड़ी थिकर, ऑफ सेम साइज एंड सेम मटेरियल, ये दोनों सपोज कॉपर की वायर है, लेकिन इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो इसमें हमने क्या देखा कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई. यानी कि थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के. नाउ अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड. अब यहाँ पे तो कॉपर वायर थी, अब हमने दो डिफरेंट वायर ले ली. सपोज ये नाइक्रोम वायर है और ये एक कॉपर वायर है, तो ऑब्वियसली दोनों में तो डिफरेंस होगा ना, दोनों में रेजिस्टेंस का भी डिफरेंस होगा. किसी में इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करेंगे, किसी में इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे. तो इसमें भी हमने देखा कि एमीटर की रीडिंग चेंज हुई, यानी कि करंट की वैल्यू चेंज हुई. और जब हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस किस पे डिपेंड करेगी. देखो लेंथ पे करेगी ना, लेंथ पे तो इन्वर्सली अगर हमने डबल की तो करंट हाफ हो गया. सो फर्स्ट पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन लेंथ. रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस depends on, first point is length and length is inversely proportional to the current. Second point, it depends on the area of cross section. area of cross section यहाँ से मिला, thickness है. ये वायर thin है तो इसका area of cross section कम होगा, ये वायर thick है तो इसका area of cross section ज़्यादा होगा. Second point था thickness पे, और thickness पे inversely करेगी या directly करेगी current से. And third point था on the nature of material. nature of material, हम जैसा मटेरियल लेंगे उसके ही अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ऑफर होगी. अगर हम इंसुलेटर लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी, अगर हम कंडक्टर लेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी. नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, और यू कैन सी द नेचर ऑफ वायर यूज्ड. सो प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब फॉर्मूला लिखते हैं. सॉरी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, एंड थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज्यादा थिक होगा उतना कम होगा वो, थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सॉरी, अगर हमने 1/2 किया था तो लेंथ ऑफ द वायर डबल हो गई थी, एमीटर रीडिंग इंक्रीज हुई थी. तो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और अगर हम ये इसका साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का, देन वी विल गेट अ कांस्टेंट R इज इक्वल्स टू रो L बाय A. ये होता है रेजिस्टिविटी. डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में. ये जो रो है ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसा हम मटेरियल लेंगे उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी होगी. ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा. लेट्स रीड इन योर एनसीईआरटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. एसआई यूनिट इसकी थी ओम्स. V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगाएंगे. रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट थी ओम्स, और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है ओम मीटर. द रेजिस्टिविटी ऐसा यूनिट इज ओम मीटर. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. रो रिप्रेजेंट करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं रो. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है.
It does not depend on length or area of cross section. It depends on the material. The metals and alloys have low resistivity. Obviously resistivity जितनी कम होगी उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter. They are good conductors of electricity. और जैसे इंसुलेटर्स हो गए रबर एंड ग्लास, उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter. Both the resistance and resistivity of a material vary with the temperature. तो इसमें फोर्थ पॉइंट ऐड कर लो कि ये टेम्परेचर पे भी वेरी करता है. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट मटेरियल पे और टेम्परेचर पे. तो एक पॉइंट दोनों में कॉमन है कि दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड होंगे. रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट. यहाँ पे सिर्फ मटेरियल है, वहाँ पे लेंथ भी है, थिकनेस भी है, नेचर ऑफ मटेरियल भी और टेम्परेचर भी है. नेचर ऑफ मटेरियल दोनों में है, लेंथ और थिकनेस सिर्फ रेजिस्टेंस में है. रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे और थिकनेस पे. लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस. यहाँ पे करंट तो हमने सही बोला था, अगर हम करंट की वैल्यू L है, यहाँ पे 2L है तो करंट हाफ होगा. लेकिन यहाँ बात रेजिस्टेंस की हो रही है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के नहीं. 1/R. करंट के तो ऐसे ही होगा ये, लेकिन रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थिकनेस रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो अलॉयस, ये दिस आपके बुक में देखो ये टेबल भी दी हुई है, इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है. वैसे आपको इतनी वैल्यूज़ याद नहीं करनी, बस आप कंडक्टर्स की याद कर लो 10 to the power minus 8 से 10 to the power minus 6 और इंसुलेटर्स की 12 to 17, इतना बहुत है. और एलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी होती है वो जनरली हायर होती है, इसीलिए हम एलॉय जैसे नाइक्रोम वायर है वो हीटिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं. अभी हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा. Alloys do not oxidize or burn easily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron. ये हम टॉपिक पढ़ेंगे ना हीटिंग इफेक्ट में, उसमें आएगा. चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ओम्स लॉ पे बेस्ड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये याद रखना है, लेंथ, थिकनेस, नेचर, टेम्परेचर. एंड रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटीरियल एंड टेम्परेचर. लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन ओम्स लॉ. देखो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी है, सिर्फ सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा. क्या पता आपके एग्जाम में थ्योरी आ जाए, यू नेवर नो. एग्जामिनर कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में. एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स. सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है 220 वोल्ट सोर्स, यानी वोल्टेज गिवन है. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस गिवन है हमें 1200 ओम. तो हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है. ये है आपका फर्स्ट पार्ट. चलो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला लगेगा बहुत इजी है, V इज इक्वल्स टू IR का. V की वैल्यू 220 है, I हमें निकालना है और R की वैल्यू 1200 है. सो 220 बाय 1200 इज इक्वल्स टू I. तो यहाँ से आप इजीली I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. ये आएगी आपकी 0.18 एम्पियर. अब इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम वोल्टेज 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस इज 100 ओम. अब आपको रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है. फिर से V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला लगाएंगे. V बाय R इज इक्वल्स टू I. V की वैल्यू है 220, R की वैल्यू है 100 और आपको करंट निकालना है. सो 2.2 एम्पियर. फर्स्ट केस में 0.18 एम्पियर आया, सेकेंड केस में 2.2 एम्पियर आया. बस यही था क्वेश्चन, इजी था. V इज इक्वल्स टू IR से हमने निकाल दिया. एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट. आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं वो और वोल्टेज भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. पोटेंशियल डिफरेंस आपको 60 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि V की वैल्यू है 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर. करंट की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? ये V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है 120 वोल्ट. सबसे पहले हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूला से. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR. V की वैल्यू है 60, I की वैल्यू है 4 है ना, यस. तो 15 पे जाएगा 15 ओम. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. अब रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा चाहे आप वोल्टेज बढ़ा लो. फिर से V इज इक्वल्स टू IR लगाएंगे. हमें इसमें क्या निकालना है? व्हाट करंट. करंट निकालना है 120 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू I.
यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट करके करंट निकाल सकते हो 8 एम्पियर. इट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट. सो दिस वाज अबाउट ओम्स लॉ. बाकी आपके कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. कल से हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, उसमें आपको कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है. बस आपको डिफरेंस याद रखना है. सीरीज में अगर हम डोमेस्टिक सर्किट कहाँ यूज़ करते हैं, सीरीज में करेंगे तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. ये था ओम्स लॉ के बारे में. आप इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, और बुक्स से आप लक्ष्मी का यूज़ कर सकते हो. यू लाइक का, एग्जाम आइडिया का, कोई भी बुक लेना, उससे ओम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना. कल से हम सीरीज पैरेलल करेंगे. So that's all for today. I hope everything is clear to you. If you have any doubts, you can comment down below. So thank you for watching. Bye bye. See you in the next one.